हरियाणा के मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 होमगार्ड, नूह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम पलवल जिले में काफ़ी ज़्यादा तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की गई थी। जैसे ही याचिका की जो है वकील साहब ने उसको सामने रखा, चंद्रचूड़ साहब ने तुरंत हामी भरी कि डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम आज ही अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अदालत ने आज ही सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच या हिंसा न होने दें, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें। ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करें। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस, न आर्मी और न समाज कर सकता है। सुरक्षा के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। इसके लिए पीएस कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। दंगाइयों में भय बनाना पड़ता है, ये खट्टर साहब ने कहा। नूह हिंसा में अब तक 26 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 116 लोगों की गिरफ्तार इसमें कर लिया गया है। गुरुग्राम में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जाँच होगी। इसके लिए एसआईटी बना दी गई है और हर टीम को 7 से 8 केस जांच के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा में पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स की गुरुग्राम में 2 और नूह में 14 कंपनियां लगाई गई हैं। दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर की 4 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी, इस वजह से हिंसा हुई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण मुहर्रम और रामनवमी पर हमले होते। सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा है कि उपद्रवियों ने न सिर्फ यात्रा बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस तरह पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, ये एकदम से नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा जो है एक संगठनात्मक तरीके से किया गया काम है। गृह विभाग के पास घटना को लेकर इनपुट क्यों नहीं आया, यह भी जांच में आएगा। हिंसा को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पूरे नूह जिलों को सेक्टरों में बांटा गया है। 2 से 3 पुलिस थानों पर प्रभारी के तौर पर लगाए गए एक आईपीएस हैं, वो जांच करेंगे। 800 कर्मचारियों को इसमें लगाया गया है। ये पड़ताल की जाएगी कि घटना को किसने अंजाम दिया, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, हिंसा में कौन कौन शामिल है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। खुद डीजीपी पीके अग्रवाल वहीं मौके पर मौजूद है। 2 खेमे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री खट्टर साहब, यानी कि बीजेपी के वहाँ पर आम जो चेहरे हैं, मुख्य जो चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो एक गुट के द्वारा प्रायोजित किसी न किसी तरह से हिंसा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर भी हमला किया है, यात्रा पर भी हमला किया है। यात्रा तो पहले भी निकलती रहती थी, पुलिस बल पहले भी रहता था, पर अब की बार संयोजित तरीके से, एक संगठनात्मक तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत ये हमला किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला है, वो अलग पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, तो उनके साथ ही गठबंधन के साथ हरियाणा में बीजेपी सरकार चल रही है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिन्होंने यात्रा निकालने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, उनको एप्लीकेशन उनकी अप्रूव कर दी थी पुलिस ने, पर उन्होंने सारी जानकारी यात्रा में नहीं दी थी कि देखिए हम यहाँ से इतने व्हीकल के साथ और इस तरह रैली निकालने वाले हैं। आप सबको पता है, गृह मंत्री कुछ खेले, खट्टर साहब कुछ खेले, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका चली गई, पर असल कारण तो था उकसावा। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, यानी कि कुछ तथाकथित चेहरे जो अपने आप को गोरक्षक और विश्व हिंदू परिषद के कुछ बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने दूसरे पक्ष को उकसाया कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मालाओं के साथ स्वागत नहीं करोगे क्या,
पहले वीडियो डाल रहे हैं, लोकेशन भी साथ साथ बताते रहेंगे कि अब हम कहाँ हैं, अब हम कहाँ पहुँच गए। इसके बाद सारे की सारी ये भीड़ थी, जहाँ से नूह का एक मंदिर था वहाँ से ये शुरू होने वाली थी, तो वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में हेट स्पीच दी गई। उसको सोशल मीडिया पर डाला लोगों ने और कहा कि देखिए हम मंदिर में आ गए हैं और यहाँ से नूह के सारे मंदिरों में जाएंगे और जिहादियों को दिखा देंगे कि हमारी ताकत यह है। यानी कि दूसरे पक्ष को पूरी तरह से चैलेंज किया गया। सीधी सी बात है, आपको कोई चैलेंज करेगा और आपके घर के आगे आकर हुड़दंग करेगा तो कुछ ना कुछ झड़प तो हो सकती है, संभवतः है, पर मामला तो नूह का और हिंदू और मुसलमानों का तो 2014 के बाद जो चल रहा है आपको पता ही होगा। इनका तो नूह का इतिहास तो और भी ज़्यादा पुराना है। तो जिस तरह से पत्थर इकट्ठे हो गए, गोलीबारी चल गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ कोई भी चोरी वगैरह करके, कोई बड़ा कांड करके कोई छुप जाता है तो वहाँ पुलिस भी ढूंढने नहीं जाती है। इसलिए यही कारण है कि जो 900 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, घटना जैसे ही एकदम से फैली उसके बाद वो पुलिस वाले दिखाई नहीं दिए। पुलिस वालों के ऊपर भी वहाँ पर हमले होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जो कुकर्म करते हैं उनको पकड़ कर लाते हैं, तो पुलिस वाले वहाँ के लोगों की नज़रों में आ जाते हैं कि मौका मिलते ही इनके ऊपर आक्रमण हम करेंगे, इनसे हम बदला लेंगे। तो जिसी कारण ये 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। इसका कारण भी ये था कि उनके साथ पहले से ही रंजिश चल रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में गैर कानूनी काम करके लोग वहाँ पर घुस जाते हैं। और हरियाणा में तो कोई भी कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या किसी से बैर निकालना है तो उसकी पोस्टिंग मेवात में कर देते हैं, नूह में कर देते हैं कि वहाँ पर जाके तड़फेगा, वहाँ पर समुदाय विशेष का एरिया है, इसको झिला कर रखेंगे वहाँ पर। तो एक पक्ष मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक राजनीतिक एंगल से भी समझते हैं, जो आपको आमतौर पर मीडिया चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 के होते ही विधानसभा चुनाव है। बीजेपी सरकार जाना तय है। किसान आंदोलन हो गया, पहलवानों का आंदोलन होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और अब जाटों ने मना भी कर दिया, जो किसान जो बैठे थे उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपने आप को फर्जी हिंदू बनाकर ये तांडव कर रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। हम जो मेव भाई हैं, मेवाती लोग हैं, वो मुस्लिम भाई वहाँ के, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हर आंदोलन में, किसान आंदोलन में, पहलवान आंदोलन में, जाट आरक्षण आंदोलन में हमारे साथ खड़े थे। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा उकसाने के बाद भी किसान समुदाय इन तथाकथित फर्जी हिंदुओं का साथ नहीं दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे राजनीतिक पक्ष की, तो हरियाणा की विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन होगा अगले साल, उसमें डेफिनेटली बीजेपी सरकार यहाँ से जाने वाली है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अग्निवीर खत्म करने के बाद काफ़ी नाराज़गी है। 6 महीने पहले एक माहौल था कि देखिए हरियाणा में तो हुड्डा सरकार आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर जो सेंटर में जो वोट देनी है, यानी कि लोकसभा में जो चुनाव होने हैं, वो मोदी साहब को देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार और हिंदुत्व का मुद्दा हरियाणा में बहुत हावी रहता है। लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों को देखकर वोट दिए जाते हैं। पर इस 6 महीने में जिस तरह से परिवर्तन बदला है, लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में टीवी देखना छोड़ दिया है। जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, जिसके तहत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत भक्तों को बहकाया जाता था, वो चीज़ें काफ़ी तरह से एक्सपोज हुई हैं। सच्चाई को सामने रख कर लाया गया है। लोगों को पता चलने लगा है कि आखिरकार रहना तो इसी समाज में है। कब तक एक दूसरे को हमें काटते पीटते रहेंगे, इससे समाज में अशांति फैलती है, हमारा नुकसान होता है। लोगों को बताया गया, कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे तो विदेशों में पढ़ते हैं, तुम्हें ही एक तरह से जाल में फंसाया जा रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि जागी है। उस जागने के बाद क्या हुआ, लोकसभा की जो 10 सीटें, 10 की 10 सीटें मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की हैं हरियाणा से, उनमें भी सेंध लगना शुरू हो गया था। पहले क्या था कि देखिए लोकसभा चुनाव में तो सारी की सारी लगभग ज़्यादातर सीटें मोदी साहब की चली जाएंगी, पर अब स्थिति बदलने लगी थी। काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने लगे थे, क्योंकि फ़ायदा तो विधानसभा चुनाव में उनको कुछ मिलना है। जो उनका रेस्पेक्टिव काम है, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, वो तो विधानसभा में जो सरकार होगी वहीं करनी है। तो लोकसभा चुनाव में भी इनकी खिड़खिड़ी बजने लगी थी। तो जिस तरह से ये दंगे हुए हैं, तो दक्षिण हरियाणा का जो बेल्ट है, यहाँ पर बीजेपी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रही है और इसको किसी न किसी तरह से नहीं खोना चाहती। जिस तरह से बाकी हरियाणा में विरोध की बहार चल रही है, वहाँ इस तरह की बहार नहीं देखी गई, क्योंकि यहाँ इस बेल्ट में न तो किसान आंदोलन में लोग सक्रिय थे और ना ही पहलवानों के आंदोलन में सक्रिय थे, ना जाट आरक्षण जो हरियाणा का उसमें सक्रिय थे। तो ये बीजेपी का एक प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। तो इसकी राजनीति के तहत बाकी हरियाणा में जो लोग हैं उनको भी अपनी तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसाकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल कर सकती है।
हर दंगों में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता था। इसमें भी होगा जिस तरह से हुआ है। पर जिस तरह से एक बहुत बड़ा समुदाय, हरियाणा का किसान समुदाय बीजेपी का इसी प्रकरण में सामने निकल कर आ रहा है और सरेआम कंडम कर रहा है कि ये देखिए ये जो चाल है, अब जो ये किया गया है मेवात में, ये खुद भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर लोगों ने किया है, ये भड़काया गया है। तो पूरी तरह से जो नया सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने वो हो गया है, फिर से बैकफुट पर आ गई है। एक छोटे से इलाके में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण हरियाणा में ही सिमटती साफ नज़र आ रही है। यही कारण है कि एक प्रयोग भी ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 900 के 900 पुलिसकर्मी एकदम से गायब हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाकी जांच का विषय है जो भी सामने निकल कर आता है, बाकी जगह पर क्या आया है निकल कर, मणिपुर में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चलता है, महाराष्ट्र में क्या चलता है, आप सबको पता है। चीज़ें पहले से ही वातावरण से ही पता चल जाती है, जो जांच में आएगा वो आप देख लेना, चीज़ें समझ गए होंगे आप। इसलिए नमस्कार।